हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप सभी से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, जिसकी परीक्षा 31 मई से 15 जून 2026 के मध्य आयोजित होने जा रही है, उसमें जो राजनीति विज्ञान विषय का पेपर है, जिसको सेकंड प्रश्न पत्र कहा जाता है, उससे संबंधित हम बात करेंगे कि राजनीति विज्ञान विषय को कैसे तैयार करें, कैसे पढ़ें, कौन सी सामग्री पढ़ें, कौन सी बुक्स काम में लें और इसको पढ़ने की एक बेस्ट रणनीति क्या हो या हमारा तरीका क्या हो, क्योंकि ये विषय बहुत गत्यात्मक है और इसमें हमारी सोच व समझ है वो बहुत मैटर करती है। अभी चूंकि राजनीति विज्ञान विषय है, इसका जो प्रश्न पत्र है वो भी काफी जटिल आ रहा है और जो पीछे 6 जुलाई 2025 को परिणाम आया था वो भी अत्यधिक चौंकाने वाला सा आया था, क्योंकि सिर्फ 225 में से 6 बच्चे ही पास हुए थे और तमाम सीटें खाली रह गई थी। प्रश्न पत्र का लेवल इतना कठिन व व्यापक था कि अभ्यर्थी उस पेपर को मतलब मैनेज ही नहीं कर पाए। तो और इसके अलावा भी जो राजनीति विज्ञान विषय से सामान्य अध्ययन के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अक्सर वो वर्तमान ट्रेंड ये है कि आरपीएससी है वो इस विषय को चर्चा का बिंदु बना रखा है। खैर, हम इन सब पे तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि आरपीएससी की पॉलिसी और स्ट्रेटजी क्या है वो हम नहीं जानते। हम तो जो पिछले प्रश्न पत्र आए हैं उस आधार पर हम अपनी रणनीति तय करेंगे और वैसी ही रणनीति और समझ के साथ आगे बढ़े तो जो आगामी पेपर होगा उसमें हम अच्छे अंक ला पाएंगे और अपनी सीट है वो सुनिश्चित कर पाएंगे। हमारा तो टारगेट यही होना चाहिए, आरपीएससी कैसा पेपर देगी और हम 40% ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे, इन पर हमें बहुत अधिक ध्यान नहीं देना है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि अगर 6 जुलाई 2025 को जो पेपर आ गया, मुझे लगता है कि एक बार अगर कठिन पेपर आ जाता है तो हमारा जो मानसिक लेवल है वो उस लेवल तक का हो जाता है कि अगर इस बार भी वैसा ही आता है तो हम कर लेंगे। क्योंकि ये आमतौर पर मानसिकता होती है कि एक चुनौती का जो लेवल है वहां तक एक बार वो कठिन लगती है, दोबारा जब वही सेम चुनौती सामने आती है तो हम उसको फेस कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इसके सिलेबस को अच्छे से अध्ययन करते हैं और सिलेबस के जो 5 सेगमेंट हैं, राजनीति विज्ञान विषय को जब हम पढ़ते हैं तो इसको मुख्यतः हम 5 सेगमेंट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो उन सेगमेंट्स की विषय वस्तु हमारी क्या हो और क्या हम ऐसा करें कि हम आगामी परीक्षा में अपने स्कोर है वो 40% को पार करने के साथ साथ मतलब अच्छे अंक ला पाए। तो सबसे पहले जो 5 सेगमेंट है उन पे हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें आते हैं राजनीतिक विचारक। दूसरा जो सेगमेंट है वो राजनीतिक सिद्धांत। व संकल्पनाएं। जो तीसरा हमारा इसमें सेगमेंट होता है वो है तुलनात्मक राजनीति और संस्थाएं। चौथा सेगमेंट है वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति और जो पांचवा सेगमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंटल पॉलिटिक्स, आईजीपी। अब चूंकि जो सेकंड प्रश्न पत्र है उसमें 150 प्रश्न आते हैं। 150 प्रश्न में से प्रत्येक क्वेश्चन है वो दो अंकों का है। ऐसे करके ये टोटल है 300 अंकों का पेपर होता है। इसमें से जो पीछे वाला पैटर्न था इसमें 10 क्वेश्चन है वो आईसीटी वाले पार्ट से आए थे। तो इस बार भी हमें मान के चलना है कि 10 क्वेश्चन ही यहाँ से आएंगे और जो 140 क्वेश्चन है
उस पे हम आज बात करेंगे, उसके सिलेबस पे बात करेंगे, उससे संबंधित विषय वस्तु क्या हो, हम नोट्स पढ़ें। और देखिए हमें है ना बहुत आदर्शवादी चीजों में नहीं जाके, बहुत सारी किताबों के चक्कर में नहीं उलझ के, और बेहद अपना एक व्यवहारिक निर्णय लेते हुए इस विषय की तैयारी करनी है। क्योंकि वर्तमान में इस विषय के प्रति एक तो सोच बहुत नकारात्मक हो रखी है कि राजनीति विज्ञान में तो पेपर पास नहीं होगा, ऐसा पेपर आएगा, वैसा आएगा। तो आपको इन सब तमाम धारणाओं से अलग रहते हुए और आरपीएससी पे पूर्ण भरोसा करते हुए, अपने आप पे भरोसा करते हुए, अपनी सामग्री पर भरोसा करते हुए, बहुत दृढ़ संकल्पित होकर तैयारी करनी है। आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि स्कूल व्याख्याता एक बहुत अच्छी नौकरी है। और मैंने भी ये नौकरी है 21 माह की है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलें तो ये परीक्षा पास नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे लगता है अब इसमें कंपटीशन है वो बहुत गंभीर अभ्यर्थियों के बीच में ही है। क्योंकि राजस्थान के बाहर के बच्चे, मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में तैयारी करेंगे, क्योंकि सबसे अधिक टफ पेपर है वो हमारे यहीं पे आ रहा है। इसके अलावा जिन्होंने ऐसे ही पीजी कर लिया राजनीति विज्ञान में, वो भी मुझे नहीं लगता कि मानसिक तौर पे अब इसकी तैयारी करने में अपने आप को ठीक फील कर पाते हैं। और तीसरा ये है कि जो मतलब जिनके पास दूसरे ऑप्शन है, जैसे सेकंड ग्रेड का ऑप्शन है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ से इस भर्ती से प्लान करके अपने आप को दूसरी भर्तियों की ओर शिफ्ट कर दिया। तो इसमें अब जो अभ्यर्थी बचे हैं वो वही अभ्यर्थी हैं जो वास्तव में स्कूल व्याख्याता जैसे पद पे पहुंचना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो ये प्रथम सेगमेंट है राजनीतिक विचारक, इसमें हमारे सिलेबस में क्या है और हम इसको कहाँ से तैयार करें। इससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगी कि अगर कोई अभ्यर्थी पहली बार राजनीति विज्ञान की तैयारी कर रहा है या फिर करने की सोच रहा है, क्योंकि अभी 6 महीने बचे हैं और 6 महीने में तैयारी अच्छे से की जा सकती है यदि बहुत दृढ़ संकल्पित हो और बहुत मतलब ऐसे मन हो कि हाँ मुझे स्कूल व्याख्याता बनना है, आंतरिक इच्छा बहुत जबरदस्त हो, तो 6 महीने में स्कूल व्याख्याता बना जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले उसको मैं 6 बुक्स हैं वो सजेस्ट करना चाहूंगी। जैसे 6 बुक्स हैं वो, पहली तो एक लोकतांत्रिक राजनीति जो 9th क्लास में चलती है, भाग फर्स्ट, बहुत प्यारी बुक्स है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो 10th क्लास में चलता है, ठीक है, लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड। और जो 2 बुक्स चलती हैं एनसीईआरटी की वो कक्षा 11 में, उसमें पहली तो भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार, और इससे जो दूसरी बुक चलती है कक्षा 11 में वो चलती है राजनीतिक सिद्धांतों की, जिसमें संकल्पनाएं बहुत अच्छे से समझाई हुई है। और 2 बुक चलती हैं कक्षा 12 में, समकालीन विश्व राजनीति और स्वतंत्र भारत में राजनीति। राजनीति विज्ञान की समझ बनाने के लिए, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए इन बुक्स का मुझे लगता है पढ़ा जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये बुक बहुत आकर्षक तरीके से लिखी गई है। अब जो 2025 में आरपीएससी का पेपर हुआ, तो कहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। हर बार आरपीएससी जो प्रश्न पत्र का निर्माण करती है, 20-25 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। तो आप लोग ऐसी गलती मत करना कि ये किताबें नहीं पढ़ो। कई बार तो यहाँ से हूबहू लाइनें उठा ली जाती हैं, कोटेशंस उठा ली जाती हैं और वो पूछ ली जाती हैं। और इस बार जो प्रश्न पत्र आया है उसमें आपको पता है सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो, ये कथन किसका है, ये किसने कहा, निम्न कथन सत्य है या नहीं है, इस तरह के अधिकांश क्वेश्चन ऐसे ही थे। तो फिर आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर या साइड लाइन मत करना, इनको अवश्य पढ़ना। और ये बहुत जल्दी की जा सकती है और इनकी भाषा बहुत प्यारी है। एक बार अगर आप इनको पढ़ने लग गए तो मुझे लगता है इनसे है ना ये छूटती नहीं है, बहुत प्यारी इनकी लैंग्वेज है। तो आप इनको जरूर पढ़ना।
अब हम बात करते हैं अपने सेगमेंट वाइज कि हमें इस विषय को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसको 5 सेगमेंट में हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला अपना सेगमेंट है वो है राजनीतिक विचारक। ये 6 बुक्स पढ़ने के पश्चात राजनीति विज्ञान के किसी भी विद्यार्थी को राजनीतिक थिंकर्स को पढ़ना चाहिए। पढ़ने का सबसे उपयुक्त तरीका राजनीति विज्ञान का तो यही है। हाँ, ऐसा नहीं है कि केवल एकमात्र यही है, किसी ने पहले तुलनात्मक राजनीति पढ़ ली तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, या संविधान पढ़ लिया तो ऐसा नहीं है। पर जो अधिकांश आपको जो भी इस विषय के विशेषज्ञ हैं या इस विषय में सफल लोग हैं वो आपको यही पैटर्न बताएंगे। राजनीतिक विचारक, और राजनीतिक विचारक को भी 2 भागों में हम पढ़ते हैं। एक तो भारतीय राजनीतिक विचारक और दूसरे वेस्टर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। जो भारतीय राजनीतिक विचारक है वो सिलेबस में 8 दिए हुए हैं, और 8 में पहले है कौटिल्य, दूसरे विवेकानंद, तिलक, ये नए ऐड किए गए हैं, अरविंदो। इन तीनों को वैसे एक साथ मिला के पढ़ना क्योंकि इनके कुछ विचार और आइडियोलॉजी है वो सिमिलर सी है। और चौथे हैं गांधी जी, नेहरू, अंबेडकर व लोहिया। ये 8 थिंकर्स हैं, और जो पिछला प्रश्न पत्र है उसमें यहाँ से प्रत्येक में से एक एक क्वेश्चन आए थे। ये हालांकि नए हैं इस बार सिलेबस में, और यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन इस बार भी आएंगे। और आप इस भाग के लिए, मैं अगर बुक की बात करूं तो आप यहाँ पे जो बेस्ट बुक है, जो वर्तमान में बहुत प्रासंगिक बुक मानी जा रही है वो है डॉक्टर वीपी वर्मा की। आपको किताब की बात करूं तो केवल यही बुक पढ़नी है इस भाग के लिए। इसमें ये कौटिल्य है नहीं, तो कौटिल्य को आप कहीं और से पढ़ लेना, बाकी ये सारे मिल जाएंगे इस किताब के अंतर्गत। तो आप इस भाग के लिए केवल एक ही बुक रखना। और अगर मैं नोट्स की बात करूं, क्योंकि बुक है उसका रिवीजन थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा सिलेबस है थोड़ा वाइड है, और एक बुक से या फिर मतलब कुछ 4-5 किताबों से ये कवर भी नहीं होता है। तो फिर लास्ट में अगर रिवीजन नहीं हो पाता है तो हमारा पढ़ा हुआ बहुत काम नहीं आता है, क्योंकि आरपीएससी है वो बहुत अधिक तथ्यात्मक क्वेश्चन पूछ रही है। तो फिर अगर हम नोट्स की बात करें तो मेरे साथ चयनित हुए मेरे एक साथी हैं लोकेंद्र जी, उनका एक पॉलिटिकल लेंस के नाम से ऐप है, और वहां पे आपको हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे इस पूरे भाग के, उन्होंने तैयार कर रखे हैं। और मैंने देखा है कि उन्होंने उनके ये सारे नोट्स मैंने देखे हैं तो बहुत उन्होंने मेहनत की है। जैसे उन्होंने 3-4 बुक्स का सहारा लिया है, ओपी गाबा की बुक का, वीपी वर्मा की, ए के अवस्थी की बुक का, इसके अलावा वी आर मेहता, ऐसे करके 4-5 बुक्स से मैटर तैयार किया है। और बाकायदा उन्होंने अलग अलग पीडीएफ के माध्यम से, जैसे ये गाबा में ये दिया हुआ है, जैसे विवेकानंद जी की बात करें तो गाबा में ये है, अवस्थी में ये है, वी आर मेहता में, वीपी वर्मा में ये, ऐसे करके अलग अलग उन्होंने ऐसे मटेरियल को बड़ा सुव्यवस्थित तरीके से तैयार किया। मुझे नहीं लगता कि अगर आप उनके हस्तलिखित नोट्स पढ़ते हैं, हाँ वीडियोज क्लासेज उनकी नहीं है, तो आप अगर, मुझे नहीं लगता कि उनके जो बनाए हुए नोट्स उनसे कोई बाहर क्वेश्चन जाएगा। अगर जाएगा तो फिर वो सभी के लिए जाएगा। तो आप इन नोट्स को प्रेफर कर सकते हो। अगर मैं होती तो ये नोट्स पढ़ लेती, क्योंकि बुक का अंतिम समय में रिवीजन नहीं होता है। समझ के लिए बुक बहुत अच्छी होती है, बुक का कोई वो नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, नोट्स कोई तोड़ नहीं है, मगर फिर भी
अब आगे जो हम बात करें वो है जो वेस्टर्न विचारक। अब वेस्टर्न थिंकर में हमारे जो सिलेबस में है वो है प्लेटो, अरस्तु, मैकियावली, होब्स, लोक, रूसो, तीनों को एक साथ मिला के पढ़ना होता है क्योंकि तीनों सामाजिक समझौतावादी हैं और तीनों की तुलना करनी पड़ती है और आपस में ऐसे करके तीनों सेम से कुछ चीजों पे ठीक सेम सी बात करते हैं, कुछ अलग तरीके से बात करते हैं। तो इनका तुलनात्मक अध्ययन करके ही आप लोग पढ़ना। फिर जॉन स्टुअर्ट मिल, मिल से पहले आपको क्योंकि मिल है वो चूंकि संशोधित उपयोगितावादी है तो इससे पहले आपको उपयोगितावाद पढ़ना पड़ेगा कि उपयोगितावाद क्या था, और उपयोगितावाद के साथ थोड़ा थोड़ा आपको मिल के जो गुरु थे बेंथम उनको भी थोड़ा आप देख लोगे तो मिल को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि मिल का जो पूरा जो मिल की पूरी आइडियोलॉजी है वो एक्चुअली वो बेंथम से सीखते हुए ही बेंथम की चीजों में सुधार करते हैं। तो इससे पहले आप बेंथम को समझ लोगे तो मिल बहुत अच्छे से समझ आएंगे। अगले जो आ, एक लास्ट में है वो मार्क्स, और मार्क्स से पहले आप थोड़ा सा हीगल को देख लेना, क्योंकि ये भी शुरुआत में हीगल से प्रेरित होते हैं और फिर हीगल की ही चीजों में सुधार करते हैं। तो आप थोड़ा सा, क्योंकि ये चीजें हैं ये क्रमबद्ध रूप से होती हैं, और अगर हम सिलेबस में चलो मेंशन नहीं है फिर भी कुछ अलग चीजें देख लेते हैं तो हमें नुकसान नहीं होता, हमारी समझ अच्छी बनती है। इस भाग में तो आप कहीं से कुछ भी पढ़ सकते हो, जैसे पहले आपने अम्बेडकर पढ़ लिया, गांधी पढ़ लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में कौटिल्य को पढ़ लिया, क्योंकि ये सब इंडिविजुअल है और इनका सबका इंडिविजुअल अपना अपना वो आइडियोलॉजी और एक दृष्टिकोण है। लेकिन यहाँ पे आप सबसे पहले प्लेटो फिर अरस्तु क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना, क्योंकि ऐसे पढ़ोगे तो बहुत अच्छी समझ बनेगी और राजनीतिक सिद्धांत और जो संकल्पनाएं वाला जो आपका सेगमेंट है वो बहुत अच्छे से अगर इनको पढ़ लिया तो फिर वो उसमें आपको जोड़ नहीं आएगा। और मैं यहाँ पे मटेरियल की बात करूं तो आप इसके लिए एक बुक ही रखना, वो बुक है सुशीला रामास्वामी और सुब्रतो मुखर्जी। सुशीला रामास्वामी व सुब्रतो मुखर्जी। और अगर नोट्स की बात करें तो बेनीवाल जी सर। अब इस भाग से क्वेश्चंस की बात करें जो 6 जुलाई 2025 को प्रश्न पत्र आया था, सबसे एक एक क्वेश्चन थे। तो मतलब यहाँ से भी 8-9 क्वेश्चंस आप मान सकते हो, 8-9 क्वेश्चंस यहाँ से मान सकते हो, ऐसे करके 16-17 क्वेश्चन हो सकता है, ज्यादा कम हो जाए। पर जो पिछले प्रश्न पत्र में आया उसके आधार पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और जो मैक्सिमम क्वेश्चंस का पैटर्न था, क्योंकि मैंने ये प्रश्न पत्र है ये बहुत ध्यान से देखा है कि क्वेश्चन का नेचर क्या है, क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछे कैसे हैं। तो मैंने देखा कि ये जो 16-17 क्वेश्चन आए इसमें 8-9 क्वेश्चन थे वो किताबों से रिलेटेड थे। जैसे उसमें उन्होंने लोक की सेकंड ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा, रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट से पूछ लिया, मिल की द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन और द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी से पूछा, इधर अरविंदो की वो कर्मयोगी बुक है वहां से पूछा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पूछा है, ऐसे करके मतलब अधिकांश जो विचारकों में क्वेश्चन पूछा है उनकी फेमस जो कृतियां हैं उनके सार से संबंधित या उनके अंदर क्या विषय वस्तु है वहां से पूछा है। तो आप इनकी किताबों को बहुत ठीक से देखना, जो जो इनकी मुख्य किताबें हैं उनका आप सार देखना, उनकी विषय वस्तु देखना और उनके अंदर किस पे बात की गई हो इनको फोकस करना, क्योंकि पिछले जो अधिकांश क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहीं से पूछे गए हैं। ठीक है, अब हम दूसरे सेगमेंट पे चलते हैं। दूसरा है राजनीतिक सिद्धांत व संकल्पनाएं।
इसमें पहला जो सिलेबस में बिंदु दिया हुआ है वो राज्य, राज्य का नेचर, राज्य के फंक्शंस एंड राज्य का फ्यूचर, ये दिया हुआ है। और राज्य एक व्यापक सा चैप्टर है। आपको पता है कि सबसे पहले इसमें हमें राज्य का विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, राज्य के सिद्धांत कौन कौन से हैं, और इसके बाद में हमें जो राज्य के बारे में आदर्शवादी क्या कहते हैं, मार्क्सवादी क्या कहते हैं, समाजवादी क्या कहते हैं, समुदायवादी क्या कहते हैं, अधिनायकवादी क्या सोचते हैं, उत्तर उपनिवेशवादी क्या सोचते हैं, सबाल्टर्न क्या कहते हैं, उन सब का दृष्टिकोण हमें इसके अंतर्गत पढ़ना होता है। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे हैं आरपीएससी ने, वो पिछले प्रश्न पत्र में 5 से 6 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, और अधिकांश में जो प्रश्न पूछने का पैटर्न था वो ये था कि कौन सा विचारक क्या सोच रहा है। वही कि आरपीएससी ने क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किए कि आरपीएससी कहीं फंसना ही नहीं चाहती, कि हाँ एक्यूरेट सा पूछा है सारा। जैसे कि मेकायर राज्य के बारे में क्या कहता है, मेक्यावली क्या कह रहा है, हर्बर्ट स्पेंसर क्या कह रहा है, फोलेट क्या कह रही है, ग्रीन क्या कह रहा है, ये सब यहाँ से डायरेक्ट उन्होंने मिलान वाले क्वेश्चन पूछ लिए। यांत्रिक सिद्धांत में क्या है, ऐसे करके यहाँ से 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसमें आगे वाला जो बिंदु है वो है, फिर जो आगे वाला बिंदु दिया हुआ है वो है पॉलिटिकल थियरी, और इसका नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस इसके बाद में वहां से दिया हुआ डिक्लाइन, दूसरी जगह बिंदु डाला हुआ है, मतलब राजनीतिक सिद्धांतों का डिक्लाइन एंड रिसर्जेंस मतलब उत्थान। और इनको हमें पढ़ना है कंटेम्परेरी ट्रेंड्स में। अब ये जो टॉपिक है, ये आगे वाला बिंदु है वो है जो पॉलिटिकल कंसेप्ट है, जैसे कि सोवरेंटी, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, सिटीजनशिप, और इसके अलावा अच्छा वो एक तो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, और पावर। ये सारे टॉपिक नए जोड़े हैं इस बार, ये 4-5। सिटीजनशिप भी नया जोड़ा है, पावर, लेजिटिमेसी और अथॉरिटी। और इसके अलावा एक बिंदु और रह गया जिसमें सारे नए टॉपिक जोड़े हैं, और वो है, ये सारे हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में थे, बड़े ही प्यारे टॉपिक हैं। इनको पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे हम हमारा जीवन इनसे रिलेट कर रहे हैं, और जो हमारे आसपास का वातावरण है वो ऐसा ही है। मतलब हम इनमें ये जो पूरे राजनीतिक सिद्धांत और संकल्पनाएं वाला जो सेगमेंट है वो ऐसा है कि मतलब हम इनसे रिलेट करते हैं। आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि राजनीति विज्ञान है, वो आपको जीवन जीने की कला सिखा रही है। मैं तो ऐसा ही फील करती थी, मैं जो फील करती थी वो मैं आप लोगों से साझा कर रही हूँ। तो जो अगला बिंदु है वो है पोस्ट उत्तर आधुनिकतावाद। यहाँ से क्वेश्चन आरपीएससी पहले भी पूछती थी, मगर सिलेबस में डिफाइन नहीं था। जैसे इस बार मैं बात करूं तो एलन किर्बे का डीजी मॉडर्निज्म पूछ रखा था, और वो क्वेश्चन यहीं से था, क्योंकि एलन किर्बे है वो उत्तर आधुनिकतावाद की आलोचना करता है, और वो क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछ रखा था। सिलेबस में कहीं उत्तर आधुनिकतावाद नहीं लिखा हुआ था, लेकिन इस बार आरपीएससी ने जो नया सिलेबस जारी किया उसमें इन बिंदुओं को मेंशन कर दिया है। दूसरा है बहुसंस्कृतिवाद। यह बेसिकली पहचान व
अस्मिता से जुड़ी हुई एक विचारधारा व आंदोलन है। तीसरा, नारीवाद, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है। इसमें हमें नारीवाद की लहरें वगैरह, उदारवादी नारीवाद, उग्र नारीवाद, ये सब पढ़ना होता है। चौथा, उत्तर संरचनावाद। उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकतावाद बेसिकली सेम सेम से हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और पांचवा है इसमें उत्तर आधुनिकतावाद, बहुसंस्कृतिवाद, नारीवाद, उत्तर संरचनावाद, एक कॉस्मोपॉलिटन, सार्वदेशिकता। और हरित राजनीति। ये सारे टॉपिक नए जोड़े हैं और ये बुक है, ये कंटेम्परेरी टॉपिक है। ये सारे जो टॉपिक हैं इनका जो राजनीति विज्ञान में उद्भव हुआ है वो 60 और 70 के दशक के पश्चात हुआ है। और तो इस भाग के लिए जो मैं आपको बुक सजेस्ट करना चाहूंगी वो तो जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं डॉक्टर नरेश दाधीच की समकालीन राजनीतिक सिद्धांतों के नाम से किताब है, उसमें ये सारे मिल जाएंगे। और इनके लिए भी आपको किसी एक बुक में तो ये सारे सेगमेंट हैं, सारे जो टॉपिक हैं वो कवर नहीं होंगे, तो इसके लिए भी मैं आपको 2 बुक सजेस्ट कर रही हूँ। ऐसे मिला के कुल इस भाग में हमें 3 किताबें तो पढ़नी होंगी, तब जाके ये पूरे टॉपिक कवर हो पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा सेगमेंट बड़ा है। सबसे अधिक क्वेश्चन तो स्कूल व्याख्याता के प्रश्न पत्र में इंडियन गवर्नमेंटल पॉलिटिक्स से आते हैं, जहां से 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं। फिर दूसरे जो सबसे अधिक क्वेश्चन कवर होते हैं वो इसी भाग से होते हैं, 25-30 क्वेश्चन। इसीलिए हमें इसके लिए मतलब ऐसे हर जहां से ये कवर हो सके तो ऐसे 2-3 किताबें तो पढ़नी ही पड़ेंगी। इसके लिए जो बेसिक बुक है राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें राज्य मिल जाएगा आपको, ये सिद्धांत वगैरह, ये कंसेप्ट भी कुछ मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से पढ़ लेना। राजनीतिक सिद्धांतों की रूपरेखा, ओपी गाभासा की बुक, बड़ी प्यारी बुक है और हर दौर में प्रासंगिक रहती है। और इस बार आरपीएससी ने जो प्रश्न पत्र बनाया तो वहां से इसको इस बुक से क्वेश्चन लिए हैं। ओपी गाभा। और एक और बुक है जो आपको पढ़नी चाहिए, अशोक आचार्य और राजीव भार्गव की, बहुत अच्छी समझ पैदा करती है बुक। इन तीनों बुक से आप इस पूरे सेगमेंट को अच्छे से कवर कर सकते हो। और मैं अगर नोट्स की बात करूं तो आप यहाँ से बेनीवाल जी करते नोट्स, क्योंकि मैंने तो उनके नोट्स ही पढ़े थे इस भाग के लिए। हालांकि ये किताबें मैंने पहले पढ़ ली थी, लेकिन एग्जाम टाइम में मैंने तो सर के नोट्स ही पढ़े थे और सर ने अपने नोट्स में, आप सभी को पता है, बहुत अच्छी मेहनत की है। ये अलग बात है इस बार है वो आरपीएससी ने जो प्रश्न पत्र का निर्माण किया तो क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन कुछ गलतियां तो हमारी भी हैं कि हम ऐसे पेपर के लिए तैयार ही नहीं थे। वस्तुस्थिति तो ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वो 65 पेज की जो बुकलेट थी उसको देख के ही घबरा गए, क्योंकि 65 पेज 3 घंटे में कवर करना बेहद मुश्किल हो जाता है। हम बाहर आके तो कैसे भी बातें कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर जो मनस्थिति होती है वो मुझे लगता है थोड़ी मुश्किल होती है। तो और इसमें जैसे मैं बात करूं तो राज्य वाले चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन आए थे। पॉलिटिकल थियरी वाले सेगमेंट में ये चूंकि नए जोड़े हैं, जो जो टॉपिक इस बार आरपीएससी ने नए जोड़े हैं वहां से आप मान के चलना, एक एक दो दो क्वेश्चन उन टॉपिक्स में से आएगा ही आएगा। कोई भी टॉपिक आप स्किप मत करना, ये गलती कभी मत करना, क्योंकि अब वो गया कि कुछ पार्ट को करके कुछ को बहुत अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न पत्र जटिल आने लगे हैं तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अब मैं इन भागों की बात करूं तो यहाँ से 3-3 4-4 क्वेश्चन आए हुए हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, इनसे सोवरेंटी के साथ में आप एक प्लूरलिज्म को पढ़ना, बहुलवाद कहते हैं जिसे, क्योंकि जो संप्रभुता की आलोचना की गई है वो बहुलवाद के द्वारा की गई है। चूंकि इस बार ये सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी इसकी आलोचना के लिए हमें बहुलवाद को पढ़ना ही होगा। पिछली बार यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो आप इसको देख के जाना, क्योंकि कुछ टॉपिक जो जुड़े हुए हैं
हालांकि आरपीएससी ने हटा दी, लेकिन हमें तो अपनी संपूर्णता के लिए, अपनी मतलब संतुष्टि के लिए पढ़ लेने चाहिए। नेशनलिज्म इस बार नया टॉपिक जोड़ा है, ये हम असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में तो पढ़ते हैं। नेशनलिज्म बड़ा प्यारा टॉपिक है, यहाँ से हमें यूरोपियन, गैर यूरोपियन या बहुत सारे इसके प्रकार होते हैं, जैसे राजनीतिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विस्तारवादी, काला, इसके कई तरह के प्रकार होते हैं। और इसके बारे में जो विचारक हैं वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अपनी अपनी बात को जस्टिफाई करने का प्रयास, वो सब आपको पढ़ना है। ये वाले जो टॉपिक हैं ये आपको एक ही सीक्वेंस में पढ़ने होते हैं। इसमें राइट्स हो रहा है, मैंने नहीं लिखा था, सॉरी। इसमें जैसे इनकी परिभाषाएं हैं, फिर इनके जो आयाम है, मतलब विविध डायमेंशंस हैं, वो देखने होते हैं, इनके प्रकार देखने होते हैं। और फिर विभिन्न विचारकों ने जस्टिस के बारे में, लिबर्टी के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, राइट्स के बारे में क्या क्या कहा है, मतलब इन चारों पांचों टॉपिक्स को एक ही पैटर्न में पढ़ना होता है। तो आप इनको जब भी पढ़ो तो साथ पढ़ना, इन राजनीतिक सिद्धांतों वाले को आप साथ में पढ़ना, और ये जो राज्य है इसको आप साथ में पढ़ना। इसके अलावा इसमें दो तीन बिंदु और रह गए, वो बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म। और वहां से भी आरपीएससी ने 5 से 6 क्वेश्चन पूछ रखे थे। 5 क्वेश्चन व्यवहारवाद से थे, 2 क्वेश्चन उत्तर व्यवहारवाद से पूछ रखे थे। तो वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी बहुत तरीके से करके जाना, क्योंकि वो इसके बाद आते हैं, डिक्लाइन एंड रिसर्जेंस के बाद में व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। और इस बार आरपीएससी का प्रश्न पत्र पूछने का जो सबसे पसंदीदा तरीका रहा है वो ये रहा है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन से विचारक ने ये बात कही है, कौन से ने नहीं कही है। तो कृपया उस पैटर्न को आप भी फॉलो करें। अब अगला जो अपना सेगमेंट है वो है तुलनात्मक राजनीति का। इस भाग में इतना जोर नहीं आता और ये बड़ा स्कोरिंग सा है, और हम इस भाग से काफी वाकिफ भी होते हैं, क्योंकि इसमें जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका वगैरह हम बहुत छोटी क्लास से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो मोटा मोटा इस वाले भाग से हम वाकिफ होते हैं। तो इस पे बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति व संस्थाओं। इसमें व्यवस्था जो सिलेबस में दिए हुए हैं वो व्यवस्था उपागम डेविड स्टन का, संरचनात्मक और कार्यात्मक मॉडल है वो इस बार हटा दिया है। इसके बाद में पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। और अब की बार जो नए टॉपिक जोड़े हैं वो सोशल कैपिटल, लोकतांत्रिकरण, डेमोक्रेटाइजेशन, ये दोनों नए टॉपिक जोड़े हैं और मॉडर्नाइजेशन जोड़ा है। और इन टॉपिक को सबको एक साथ मिला के ही हमें पढ़ना होता है। और इसके आगे फिर जो सिलेबस के बिंदु हैं उसमें हमारे जो ऐड किया है वो है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और ये 5 देशों के संदर्भ में हमें पढ़नी है, जैसे यूएसए, यूके, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जापान। और फिर हमें इसके साथ में जो यूएसए, यूके, फ्रांस है, इसमें इन तीनों देशों के हमें पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स भी पढ़ने हैं। और इसके अलावा
एक और बिंदु रहा है इस सेगमेंट में, ये यूनिट है, ये बहुत बड़ी नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। जैसे शासन की प्रकृति के आधार पर डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, और जो व्यवस्थापिका कार्यपालिका के आधार पर जो विभाजन किया जाता है वो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। और जो शक्तियों के वितरण के आधार पर यूनिटरी और बायलैटरल, यूनिटरी और फेडरल, सॉरी। अब इसके लिए हम विषय वस्तु की बात करें तो जैसे ये वाला सेगमेंट और ये वाले, ये तो CB गैना सर की बुक में मिल जाएंगे सारे टॉपिक्स। और जो ये राज्य व्यवस्थाओं वाला है, 5 देशों के संविधान प्लस इनकी पॉलिटिकल पार्टी जो प्रेशर ग्रुप्स का वर्णन, ये वाला भाग के लिए आपको डॉक्टर पुखराज जैन की किताब आती है, प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं। थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुई है, सॉरी उसके लिए। तो इसमें इस बुक में बेसिकली 6 देशों का संविधान दिया हुआ है। चीन का संविधान भी है, वो आपको पढ़ना नहीं है, और 5 देशों का संविधान है, वो इस किताब से आप तैयार कर सकते हो। साथ ही उसमें पॉलिटिकल पार्टी जो प्रेशर ग्रुप्स के दिए हुए, तो किताब ये वाली बेस्ट है। और ये वाले जो व्यवस्था उपागम, पॉलिटिकल डेवलपमेंट और सोशलाइजेशन, कल्चरल पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, सोशल कैपिटल जो रॉबर्ट पुटनम की है, लोकतांत्रिकरण, और ये वाले सारे चैप्टर हैं, ये बहुत अच्छे से CB गैना सर की 2 किताबें आती हैं, एक पतली आती है, एक मोटी आती है। आपको मोटी वाली किताब खरीदनी है जिसका नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, इसी नाम से है वो किताब, वो आप पढ़ लेना। और मैं नोट्स की बात करूं तो डॉक्टर बेनीवाल सर के। और हम इस भाग से क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ से जो पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे, अमेरिका के संविधान से और फ्रांस के संविधान से 2-2 क्वेश्चन पूछे हैं, और यूके के संविधान से, जापान का तो इस बार ही ऐड किया है, यहाँ से 1-1 क्वेश्चन पूछे हैं, और पॉलिटिकल पार्टी जो प्रेशर में से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हैं। तो आप इनको ध्यान से पढ़ के जाना, ये वाले तो बेहद इजी से हैं, आप हर कोई कर लेता है और आप इनसे अच्छे से वाकिफ भी होते हैं। और ये वाले दोनों टॉपिक हैं, ये नए ऐड किए हैं। आप डेमोक्रेसी के साथ में ये लोकतांत्रिकरण को पढ़ना, क्योंकि इससे आगे की प्रक्रिया ही है। लोकतंत्र के साथ साथ ही लोकतंत्र एक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसमें डेमोक्रेसी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, पार्टिसिपेटरी है, डेलिब्रेटिव है, इलिट वाली है, ऐसे काफी सारे डेमोक्रेसी के प्रकार होते हैं। उसमें एक आगे छोटा सा बिंदु ही होता है, ये पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, अब पहले नहीं, अभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में था, जो इस बार यहाँ पे डाल दिया। और सोशल कैपिटल, ये रॉबर्ट पुटनम की दी हुई थ्योरी है, छोटा ही है, बहुत ज्यादा बड़ा है नहीं, ये भी छोटा ही है, ये भी छोटा ही, ये दोनों टॉपिक हैं, ये बड़े हैं, लुशियन पाई और आमंड से रिलेटेड। और इसमें विभिन्न विचारकों के राजनीतिक संस्कृति और विकास पे विचार हैं, उनका विभाजन है, वो सब हमें पढ़ना होता है। कुल मिला के यहाँ से 15-20 क्वेश्चन कवर होते हैं, और ये स्कोरिंग पार्ट है, आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। और जो इजी क्वेश्चन आते हैं, मुझे लगता है या तो यहाँ से आते हैं या भारतीय संविधान और राजनीति वाले में से, जो मैंने देखे। तो आप इसको बहुत ठीक से करना, और इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि पीछे का पढ़ो, आगे का पढ़ो, या ग्रेजुअल पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब अगला जो हमारा सेगमेंट है वो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति। इसको बेसिकली हम 3-4 भागों में डिवाइड करके पढ़ें तो पढ़ना और समझना हमारे लिए आसान होगा। जैसे सबसे पहले हमें इसमें जो अप्रोच है राजनीति विज्ञान की, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की, वो पढ़नी चाहिए। जैसे
और आपके जो सिलेबस में है उदारवाद दिया हुआ है। अप्रोचेज ऑफ आईपी, उदारवाद है, यथार्थवाद है, संस्थावाद है, रचनावाद है, उत्तर उपनिवेशवाद है, और पर्यावरणवाद। फिर जो इसका दूसरा क्लासिफिकेशन है वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति, और इसमें जो सिलेबस में दिया हुआ है वो है कोल्ड वॉर दिया हुआ है, ब्रेटन वुड्स सिस्टम दिया हुआ है, अमेरिकन हेगेमनी, जियोपॉलिटिक्स, और परमाणु निशस्त्रीकरण, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, काउंटरिंग टेररिज्म दिया हुआ है, इन्वायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरणवाद, ये एक विचारधारा है और यहाँ मुद्दे दिए हुए हैं जो वर्तमान में चल रहे हैं। और जो अगला इसका क्लासिफिकेशन है वो अंतरराष्ट्रीय संगठन, और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में आपके यूएन है, ईयू है, नाटो इस बार नया ऐड किया है, ब्रिक्स है, G7, G20 जिसकी हाल ही में बैठक है वो जोहान्सबर्ग में हुई, G7 है ये, और वर्ल्ड बैंक, WTO, ये आपके संगठन है। और WTO और वर्ल्ड बैंक है, ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम के साथ आप पढ़ना। और अंत में है वो फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, इसमें जैसे भारतीय जो विदेश नीति है उसके सिद्धांत और निर्धारक दिए हुए हैं जो हमें नेहरू से मोदी जी तक की पढ़नी पड़ेगी। और इसको रिलेट करने हुए हमें यूएसए के साथ, चाइना के साथ और रसिया के साथ हमारे संबंधों को पढ़ना है, और फिर हमें पड़ोसी देशों के साथ हमारे कैसे रिलेशन है उनको देखना है। उसके बाद में इसमें नया टॉपिक जोड़ा है इस बार, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज। नेशनल और कोई एक आधा बिंदु रह गया हो तो आप देख लेना। अच्छा सॉरी, इसमें अब भारत की यूएनओ में और नाम जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसमें भारत ने अब तक अपनी क्या भूमिका निभाई है ये दिया हुआ है। ऐसे करके ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति वाला सेगमेंट है, उसमें ये इतने सारे बिंदु आपके दिए हुए हैं, कोई बिंदु मुझसे छूट गया हो तो आप ऐड कर लेना। और यहाँ से आरपीएससी है वो क्वेश्चंस की संख्या निरंतर बढ़ा रही है, और अगर आपको इस भाग को अच्छे से समझना है, पढ़ना है, तो सबसे पहले आप इसमें अप्रोचेज पढ़ना, बाद में आप ये पॉलिटिक्स वाला सेक्शन पढ़ना, फिर संगठनों को पढ़ना, और अंत में भारतीय विदेश नीति को देखना। इस हिसाब से आप करोगे तो ये बहुत अच्छे से आपके ये भाग क्लियर हो जाएगा। और मैं इसके लिए आपको अगर एक बुक सजेस्ट करूं तो वो BL खड़िया सर की बुक है, जहां से ये लगभग सारे टॉपिक हैं ये कवर हो जाएंगे। और अभी शुरुआत में मैंने जो 11th की नहीं 12th की जो बुक बताई थी, समकालीन विश्व राजनीति, अब उसमें ये लगभग टॉपिक है वो
जो उस किताब में दिए गए हैं वो लगभग यहाँ सिलेबस में ऐड है। इसलिए मैंने कहा था कि उन किताबों को आप ठीक तरीके से पढ़ना। और नोट्स की बात करूं तो मैं डॉक्टर बेनीवाल जी सर की सजेस्ट करना चाहूंगी। अब यहाँ से हम क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ से तो एक एक दो दो क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो ये वाला सेक्शन है कोल्ड वार से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे थे। जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे मैं वो बता रही हूँ आप लोगों को। यहाँ से ये नए टॉपिक है तो अभी कोई आइडिया नहीं है। निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट, जियोपॉलिटिक्स भी इस बार ही ऐड किया है, अमेरिकन हेगेमनी, और ये 12th की क्लास में चैप्टर बहुत अच्छे से दिया गया है। और ऑर्गेनाइजेशंस में हम बात करें तो यूएनओ के 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रखे थे, ईयू के 2, और नाटो नया ऐड किया है तो क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। और इसके अलावा जो मतलब भारतीय विदेश नीति की बात करें तो यहाँ से जो पिछली बार पूछी गई है वो घटनाएं पूछी गई हैं, घटनाओं को क्रमबद्ध करना था। और यूएस और भारत के साथ रिलेशंस है तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन है वो कंटेम्परेरी पूछ रखे थे, कि जैसे ट्रम्प ने हाल ही में क्या क्या किया वो सब पूछ रखे थे। रसिया के साथ तो क्वेश्चन मैंने नहीं देखा पूछा था क्या। और पड़ोसी देशों से संबंधों की बात करें तो यहाँ पर नेपाल को बहुत वेटेज दिया आरपीएससी ने। 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे, 2 क्वेश्चन तो जो भारत और नेपाल के मध्य शांति और मैत्री संधि हुई वहां से ही पूछ लिए। आरपीएससी को नेपाल और भारत संबंध इतने पसंद आए कि आरपीएससी ने यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछ डाले। 2 क्वेश्चन तो आरपीएससी ने जो 1950 में भारत और नेपाल के मध्य शांति और मैत्री संधि हुई थी वहां से पूछ लिए, उसके 1 तो सेक्शंस पूछ डाले, और 4 में उसके अंदर क्या क्या प्रावधान थे, कब लागू हुई। और 2 क्वेश्चन है वो करंट से रिलेटेड पूछ डाले, जैसे पेट्रोलियम पाइपलाइन जो बिहार के मोतिहारी से खेलगंज तक शुरू हुई थी वो पूछा था, और एक जो भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण अभ्यास होता है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा था। और जो पड़ोसी देशों से क्वेश्चन पूछे वो एक एक पूछे थे, जैसे श्रीलंका से एक ऑपरेशन चला था वो पूछा था। अभी भी श्रीलंका में तूफान आया हुआ है उससे संबंधित एक आज ही के अखबार में मैंने पढ़ा है, सागर बंधु भारत ने श्रीलंका की सहायता के लिए जो मानवीय सहायता और जो सामग्री पहुंचा रहा है उससे संबंधित जो ऑपरेशन है उसका नाम सागर बंधु है। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखना। आरपीएससी यहाँ से ये वाले सेक्शन से और ये वाले सेक्शन से मोस्टली करंट के क्वेश्चन ही पूछ रही है। तो आप इस भाग के लिए जो भी सिलेबस के एक एक बिंदु बहुत ध्यान से रट लेना, और रटने के साथ साथ ही उनको माइंड में रखना। और जब भी आप अखबार तो पढ़ते ही होंगे, अखबार के साथ साथ इस वाले भाग के लिए जैसे दृष्टि की मैगजीन आती है तो उसमें अलग से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वो सेगमेंट आता है, तो वहां से जो भी करंट की घटनाएं होती हैं, कोई नई सबमिट्स होती है, सबमिट में क्या हुआ, कोई नई नियुक्तियां होती है, या और भी कोई घटनाक्रम होता है, संबंधों में कोई उतार चढ़ाव आता है, या अन्य कोई कुछ चीजें घटित होती हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तो उसमें आ जाती हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा दृष्टि की जो मंथली मैगजीन आती है उसको फॉलो अप करते रहना एग्जाम तक। और अखबार में जो भी आपको लगे कोई सम्मेलन कहाँ पर हुआ, कोई ऐसी घटना घटित हुई तो उसको आप अपने नोट्स में कहीं कॉर्नर में लिख सकते हैं। अब जो हमारा अंतिम भाग बचा है वो है इंडियन गवर्नमेंटल पॉलिटिक्स, आईजीपी। ये सबसे बड़ा भाग है आपके सिलेबस में। आरपीएससी ने जिसको 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, उसमें टोटल 22 बिंदु दिए हुए हैं, और 22 बिंदु में 8 बिंदु है वो इस भाग से है। इसका मतलब है कि कम से कम ये भाग है आपके 40 क्वेश्चन तो कवर करेगा ही करेगा। और मैंने देखा कि यहाँ से है वो अन्य भागों की बजाय सरल क्वेश्चन थे। अब आप कहेंगे कि आपको सरल लग रहे होंगे, हमें नहीं लग रहे, मुझे तो लगे हैं, इसलिए मैं मेरे अनुभव के आधार पर बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम संविधान वाले सेक्शन की बात कर लेते हैं। संविधान में चूंकि संविधान सभा ही है पहला, तो फिर संविधान का दर्शन, प्रस्तावना, फिर फंडामेंटल राइट्स,
राज्य नीति के निर्देशक तत्व DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर जो दूसरा सेक्शन जो दिया हुआ है वो यूनियन गवर्नमेंट से संबंधित है, जिसमें आपको पता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, अटॉर्नी जनरल जिसे महान्यायवादी कहते हैं, संसद और सर्वोच्च न्यायालय। और जो अगला बिंदु है उसमें स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट को हमें राजस्थान के विशेष कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है और ऐसा सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। और स्टेट गवर्नमेंट्स में जैसे आपको पता है कि सबसे पहले हम यहाँ राज्यपाल को पढ़ते हैं, राज्यपाल के बाद CM और कैबिनेट, फिर विधानसभा, असेंबली, एडवोकेट जनरल आता है, फिर जो महाधिवक्ता होता है, और लास्ट में HC उच्च न्यायालय। और फिर जो अगला बिंदु है वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और यहाँ से पंचायती राज, व नगर पालिकाएं। और फिर इसी के साथ ऐड करके दिया हुआ है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनके बदलते ट्रेंड्स के अनुसार उनकी गवर्नेंस क्या हो। और इसमें जो लास्ट बिंदु दिया हुआ है वो ट्रेंड्स इन फेडरलिज्म। और भारत में सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ये सारा हमें संविधान वाले सेक्शन में से पढ़ना है। और इस भाग के लिए मैं कंटेंट की बात करूं, विषय वस्तु की बात करूं, तो मैंने मेरी स्टार्टिंग में एक बुक सजेस्ट की है और जिसका नाम है कक्षा 11 की भारतीय संविधान वाली बुक, सिद्धांत और व्यवहार। वो आपके इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर देंगे, मतलब आपकी एक अच्छी समझ डेवलप हो जाएगी। और फिर मैं नोट्स की बात करूं तो मैं इस भाग के लिए लोकेंद्र सर के नोट्स, इनका ऐप है पॉलिटिकल प्लेन, वहां जाके आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। और ये मतलब मैंने नोट्स देखे थे तो नोट्स में इनको जो कराने का तरीका था वो बेहद उम्दा था। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि संविधान वाले सेक्शन में यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो मेहनत की है वो बड़ी अल्टीमेट की है। जैसे कि इन्होंने ये बनाया, प्रधानमंत्री से संबंधित नोट्स बनाए, तो प्रधानमंत्री से पहले तो सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान क्या है, संवैधानिक प्रावधान के पश्चात जो हमें RPSC भाषा में फंसाती है वहां इन्होंने टिक किया है कि ये वाला है, मतलब हाईलाइट किया है। इसके साथ ही जो आए हुए क्वेश्चंस है उनको साइड में बहुत छोटे छोटे खाने बना के इन्होंने मतलब हाईलाइट किया है। इसके साथ ही जो संबंधित केस हुए हैं या फिर अन्य कोई भी प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई बात है वो बताई। इसके साथ ही जो व्यवहारिक स्थिति क्या है अब से लेके नेहरू जी से लेके अब तक प्रधानमंत्रियों के कुछ विशेष कुछ रहे हैं, वो सारा इन्होंने बड़े तरीके से अपने नोट्स में शामिल किया है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन इनके नोट्स से बाहर जाएंगे, आप इन पे पूर्ण भरोसा कर सकते हो, क्योंकि मैंने नोट्स देखे हैं। और आप इनके साथ में बेझिझक जा सकते हो इस वाले सेगमेंट के लिए। तो हालांकि इन्होंने पूरा कोर्स लॉन्च कर रखा है, मगर वो अभी तक इनके 2 भाग के ही नोट्स हैं वो तैयार हुए हैं, इसीलिए मैंने 2 भाग के नोट्स इनके सजेस्ट किए हैं, जैसे कि वो इंडियन थिंकर्स वाले और ये वाले। हालांकि आगे के भागों पे काम चल रहा है, मगर अभी उसमें वो जनवरी फरवरी तक प्रिपेयर होंगे। तो कई बार अभ्यर्थी हैं वो
इतना इंतजार नहीं करते हैं। इसके लिए मैं अन्य भागों के लिए बेनीवाल जी सर के नोट्स सजेस्ट कर रही हूँ। और इन भागों के लिए जो इनके तैयार हो गए हैं उनमें मुझे कोई डाउट लगता ही नहीं है, क्योंकि आप थोड़ी इनकी पीडीएफ देखोगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इससे बाहर अभ्यर्थी क्या पढ़ेगा। और इन्होंने डीडी बसु, सुभाष कश्यप, लक्ष्मीकांत सारी बुक्स एनसीईआरटी को समाहित करते हुए अपने नोट्स तैयार किए हैं। हाँ, इनके वीडियोज नहीं है, ये ध्यान रखना। हाँ, ये इनके नोट्स उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बेहतर हैं जिनको इस भाग की ठीक ठाक समझ है। और मुझे लगता है राजनीति विज्ञान के हर अभ्यर्थी को इस वाले भाग से तो वो अच्छे से वाकिफ है ही, मतलब कि ये क्या क्या होता है, फिर उसको सामग्री चाहिए होती है। और ये वाला भाग वर्तमान में बड़ा अनिश्चित बना हुआ है। और इन्होंने जैसे संविधान के जो आर्टिकल्स हैं उनके खंड उपखंड और जो जो पूछे जाते हैं उनको बड़े तरीके से तैयार किया है, इसलिए मैं इतना दावा कर रही हूँ। फिर जो लास्ट है डायनामिक पॉलिटिक्स, इसमें सबसे पहले है वो नेशन बिल्डिंग एंड इंटीग्रेशन। दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स। सामाजिक राजनीतिक आंदोलन। मतदान प्रक्रिया। लोकसभा चुनाव, मतलब 18वीं लोकसभा के चुनाव। आगे फिर जो कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स में इन्होंने कास्ट है, जेंडर है, क्लास, और जो बदलते ट्रेंड्स के अनुसार पार्टी सिस्टम कैसा है वो पूछा है। ट्रेंड्स। और इसके अलावा जो दिया गया है यहाँ पे रीजनल एस्पिरेंट्स, जातिवाद है, भाषावाद है, सांस्कृतिक क्षेत्रीयतावाद है, उसमें जो पानी को लेके झगड़े होते रहते हैं वो सभी इसमें पढ़ने हैं। और ये स्वतंत्र भारत की राजनीति है, उसमें टॉपिक बहुत अच्छे से दिया हुआ है, रीजनल एस्पिरेशंस। और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और रिफॉर्म्स। इस बार भी प्रश्न पत्र में पहला ही क्वेश्चन था वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में था। आपको पता है कि वहां पे 1951 से अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन पूछा था, तो आप 50 का अधिनियम, 51 का अधिनियम और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को लेकर जो 52 में अधिनियम बना है वो सब आप इसमें ध्यान पूर्वक पढ़ना। और रिफॉर्म्स में आपको पता है भारत में चुनाव सुधारों के लिए समय समय पर विशेष कमेटियां बनी है, तो आपको उनको ठीक से पढ़ना है। इसके अलावा इसमें जो कोई टॉपिक रह तो नहीं गया है, ठीक है, कोई रह गया हो तो आप देख लेना, मुझे अभी तात्कालिक रूप से याद नहीं आ रहा है। और इस भाग के लिए मैं आपको बुक सजेस्ट करूं तो वो अभय और कृष्ण मुरारी की एक बुक आती है छोटी सी ब्लू से कवर की, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया नाम से, वो आप देख लेना। इसके अलावा जो कक्षा 12 की एनसीईआरटी की किताब है भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, वो इस यूनिट को काफी हद तक कवर करती है। और साथ में नोट्स आपको देखने को बेनीवाल जी सर। अब चूंकि मैंने सारा सिलेबस है वो 1 to 1 समझा दिया है, सारा सेगमेंट अच्छे से समझा दिए हैं, और सेगमेंट वाइज किताबें और जो सामग्री है, कंटेंट है, वो भी बता दिया। बहुत सारी किताबें मैंने बताई नहीं है, 8-7 किताबें सारी होती हैं। और ये किताबें इतनी, तो मुझे लगता है अगर इतना इस लेवल का प्रश्न पत्र आ रहा है तो फिर हमें पढ़नी चाहिए। इसके अलावा
मैं बात करूँ आपको कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, देखिए अगर आपको कोचिंग से फायदा हो रहा है, समझ में आ रहा है तो आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो खुद ने भी की है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डॉक्टर बेनीवाल जी सर से मैंने पढ़ा है, उनके नोट्स भी पढ़े हैं। तो हमें जो ठीक लगे, हमारे लिए क्या ठीक है, अल्टीमेट रूप से हमें उसके साथ जाना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि एनसीईआरटी वाली बुक्स के साथ साथ आप प्रत्येक भाग से एक एक किताब जरूर पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। और ये वाले भाग की मैं बात करूं तो यहाँ से करीबन 40 क्वेश्चन आ जाएंगे। इसको आप बहुत तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि ये बहुत इजी सा है और आप इसको कर सकते हो। इस भाग में इनसिक्योरिटी सी रहती है और विद्यार्थी बड़े असहज सा फील करते हैं, क्योंकि जो आजकल अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं वो थोड़े डेप्थ में पूछे जा रहे हैं। तो आप ये लोकेंद्र सर के नोट्स ले लेना, क्योंकि मैंने देखे हैं इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, और आएगा तो वो फिर किसी के कंटेंट में से भी नहीं आएगा। और चूंकि डीडी बसु जैसी किताबें बहुत कठिन है, इनको पढ़ते हुए मुझे भी अभी है ना काफी जोर से आता है, तो इनमें से इन्होंने बहुत अच्छे से सामग्री को तैयार किया है। तो आप सभी अभ्यर्थियों को मैं अपनी बात खत्म करती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आप सभी अभ्यर्थियों को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से पढ़ना। मुझे लगता है कि मैंने ये वाला वीडियो है, ये थोड़ी ठीक ठीक मेहनत करके आप लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया है। तो प्लीज आप थोड़ा सा है ना सिस्टमेटिक पढ़ना, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस बड़ा ही साइंटिफिक विषय है। अगर आपको ऐसे अगर आप इसको ग्रेजुअल तरीके से पढ़ोगे, क्रमबद्ध ढंग से पढ़ोगे, तो ये बहुत प्यारा है। अल्टीमेट ये हमारे समाज से, राजनीति से, अर्थव्यवस्था से, इन सब से जुड़ा हुआ, तो हमें रिलेट करता है, जीवन जीने का तरीका सिखाता है। इससे घबराना बिल्कुल नहीं है, इससे प्रेम करना है, और ऐसे बहुत प्रेम के साथ पढ़ोगे तो ऐसे सिलेक्शन भी होगा, सब होगा। और ये मार्केट की जो धारणाएं हैं, ये ऐसे ही जो राजनीति विज्ञान के लिए बनी है, हाँ हालांकि अभी ट्रांजिशन फेज है, यहाँ पे थोड़ा पेपर का लेवल है वो टफ आ रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद।